नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों ये जो है आपको BSSC के प्रैक्टिस सेट का ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जाकर जरूर देख लें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा कर के आप इसे का जो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा वर्ष है जिससे पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 2009-10 को, जिसे 2009-10 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2009-10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो कहता है पंचशील समझौता जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये जो है आप, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो ये पंचशील समझौता हुआ कब था? तो ये हुआ था आपको 29 कब? 29 अप्रैल 1954 को। कब? 1954 को। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो या फिर जो आपको पता नहीं हो उसे जरूर नोट कर लिया कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चलिए आगे कहता है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 है। कितना? 38 ज़िले हैं। ये ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर होगा 38। और सर्वाधिक जिला वाला राज्य जो है आपको उत्तर प्रदेश है। कितना? 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा 38। आगे कहता है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो आपको राल्फ फिंच था। कौन? राल्फ फिंच था। तो ये आपको ए नंबर से आंसर होगा राल्फ फिंच। चलिए आगे कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था वो उसका क्या आधार था? तो उसका जो आधार था तो ये आपको था है क्या? हेरोल्ड डोमर मॉडल। क्या? हेरोल्ड डोमर मॉडल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी जो अवधि क्या थी? तो 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च कब? 1 अप्रैल हो क्या? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1951 से लेकर के आपको 31 मार्च कब? 31 मार्च 1956 तक इसका कार्य अवधि था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपराक से दिल्ली हस्तांतरित किया था। कहता है दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसको कालक्रम के अनुसार सुसज्जित करना है। तो आइए देखते हैं। पहले है अमृतसर। क्या? अमृतसर जो है पहले सबसे पहले आपको पता इसका जब ईस्वी पता होगा तभी आप सजा पाइएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो है अमृतसर की घटना जो घटी थी ये आपको 1919 में। कब? 1919 में। और ये चौरा चौरी तो आपको पता है कि आपको 1922 में। कब? 1922 में घटी थी। ये 5 फरवरी था, 5 फरवरी 1922। और फिर आपको चंपारण तो आपको पता है कि 1917 में हुआ था। और ये मोपला विद्रोह आपको 1921 में। कब? 1921 में। तो सबसे पहले आपको इसमें देखिएगा चंपारण की घटना घटी थी। तो इसमें कौन कौन में सी है? हाँ चलिए आपको ये दोनों में सी है तो ए और बी दोनों नहीं होगा। ए और सी में से सी और डी में से कुछ होगा। और दूसरा आपको कौन हो जाएगा? अमृतसर की घटना जो है इसे जलियांवाला बाग को ही अमृतसर की घटना कहा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ आपको 1919 अब किसका है, तो ए नंबर, तो सी और ए दोनों में है। और तीसरे स्थान पर आपको आ जाएगा मोपला विद्रोह जो 1922 में हुआ था, यानी डी नंबर तीसरे स्थान पर होना चाहिए, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको इस भी पता रहेगा तो आसानी से आप इसे कर पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था जैन धर्म। जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। कहता जैन धर्म जो है ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, तो ये हुआ था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश का शासकों का अधिकार था। कहता कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो था उस पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कुषाणों का। किसका, कुषाणों का इस पर अधिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था संविधान के निम्नलिखित संसाधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। कहता संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन के अंतर्गत भारत में जो है महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है देवनागरी क्या है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। देवनागरी लिपि जो है इसका सही विकास क्रम क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्म लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्म लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी गुफा है, शैलकृत गुफा है जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का जो है अंकन किया गया। तो ये किया गया आपको केन्हारी, कहाँ, केन्हारी के गुफा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। केन्हारी की गुफा आपको महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग असूला जाता था। सरदेशमुखी का जो असूला जाता था कितना भाग, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1/3 भाग। कितना, 1/3 भाग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत की तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। कहता मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय कौन पेशवा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी, तो ये आपको हुआ था आपको 1761 में। कब, 1761 में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कृष्ण नदी पर क्या है, कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। कहता है कि श्रीशैलम बांध जो कृष्ण नदी पर स्थित है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर आंध्र प्रदेश। आगे कहता है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो माइकल ओडायर की हत्या जो किया था ये किसने किया था, तो ये किया था आपको उधम सिंह ने। किसने, उधम सिंह ने। सी नंबर से आंसर होगा उधम सिंह। और इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 13 मार्च 13 मार्च 1940 को इन्होंने लंदन में, या लंदन जा करके, और खासकर अगर आपको अगर स्थान पूछे तो ये भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जो था पंजाब का इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये उस समय यही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ये उधम सिंह पंजाब से लंदन जा करके इसे मारा था। कब मारा था, तो 13 मार्च 1940 को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य है जो सिंचाई का लगभग अधिकतम क्षेत्र जो है तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। डी नंबर से आंसर तमिलनाडु। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे इसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, मिलन करते हैं। कहता है कि क्या हंगुल, हंगुल जो है एक हंगुल है। हंगुल अब देखिए, आइए देखते हैं। तो हंगुल आपको कहाँ से मिल जाएगा? यह मिल जाएगा आपको दाची ग्राम से। कहाँ से? दाची ग्राम से। तो एक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 से। देखिए 1 और 2 कहाँ है? तो बी और सी दोनों जगह है। आगे कहिए। देखिए इस तरह का रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक, जैसे एक कन्फर्म आपको 2 से मिल रहा है तो आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगर एक ही में 2 होता तो उसको आंसर करके हम लोग निकल जाते तो टाइम बच जाता। तो एग्जाम इस तरह आप जरूर किया कीजिए। और बाघ टाइगर, क्या है? बाघ टाइगर, ये किससे मिल जाएगा? तो बाघ टाइगर आपको मिल जाएगा सुंदरबन से। कहाँ से? सुंदरबन से। तो 2 मिल जाए, बी मिल जाएगा 3 से। देखिए बी का 3, ये भी 3 है। अब कहता है भारतीय सिंह जो लायन है ये किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको गिर से। ये गिर कहाँ? गुजरात में स्थित, आपको पता है। तो ये 4 से मिल जाएगा। तो आपको 4 आपको बी नंबर दिया जाए, 2 3 4। तो अब यहाँ से आप आंसर इसको बी लगा सकते हैं। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, इसका सही मिलान आपको हो जाएगा। चलिए आगे है। तो इन सबों को नोट जरूर कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता है सतोपंथ, क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको जो है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी संसदीय कार्यविधि है जो भारत की देन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शून्यकाल। ये शून्यकाल जो है भारत की ही देन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शून्यकाल। आगे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। कहता है भारतीय संविधान जो है इसकी प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो प्रयोग किया गया है किस अर्थ में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के संबंध में न्याय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है वित्तीय आयोग की संस्तुतियाँ हैं। वित्तीय आयोग जो है इसकी संस्तुतियाँ क्या है? यह है सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या फिर वह स्वीकृति कर दी जाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मंत्री परिषद, क्या है? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। कहता मंत्री परिषद से अगर जो मंत्री को त्यागपत्र देना हो तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, किसे देगा? तो ये देगा आपको राष्ट्रपति। किसे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ए नंबर से होगा राष्ट्रपति को। आगे कहता है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे जो है इसका प्रयोग जो है प्रस्तुत जो किया गया था सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1935 के अधिनियम से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकता है। कहता है लोकसभा का कार्यकाल जैसे 5 वर्ष होता है इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसे भंग करने के लिए क्या करना सॉरी दोस्तों, अगर इसे भंग करना हो पहले तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है समय से पहले। लेकिन कंडीशन है कि प्रधानमंत्री से सिफारिश करेगा तभी ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य जो है बांग्लादेश नहीं है। कौन? बांग्लादेश नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम और म्यांमार ये तीनों जो है आसियान का देश है, सदस्य है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आसियान की स्थापना अगर पूछे
तो आपको याद होना चाहिए कि 8 अगस्त को, कब, 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आसियान की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय आपको जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। और टोटल सदस्य देशों की संख्या 11 है। कितना? टोटल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 11 है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर सी नंबर से होगा, बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, तो इसका भारत सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। सदस्य, भारत सदस्य नहीं है, समझे, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन पूर्ण संवाद सहभागी है, तो सहभागिता है, लेकिन इसका सदस्य भारत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है एगमार्क है। एगमार्क जो है, तो एगमार्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एगमार्क, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जारवा, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति आपको अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, तो यहाँ आपको निकोबार दिया हुआ है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आगे कहता है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन से देशों के समूह हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा आपको कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया से गुजरती है, बी नंबर से आंसर होगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछा जाए भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर कब होता है, तो दिन और रात जो बराबर होता है आपको 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है आपको दिन और रात बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर टोटल देशों की संख्या बात करा जाए तो टोटल 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। कितना? टोटल 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम महादेश में तो ये आपको अफ्रीका, एशिया महादेश, दक्षिण अमेरिका से और अफ्रीका महाद्वीप, इन तीनों महादेश से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? कहता है राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उनके चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो ये जो आपको लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के जो गैर निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा वर्गीकरण है जो कच्ची सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। क्या? आधारभूत और उपभोक्ता, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 14 जुलाई 2023 को, कब? 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च जो चंद्रयान-3 किया गया था, अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, कहाँ? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाल सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो कहा जाता है आपको मांग निक्षेप कहा जाता है। क्या? मांग निक्षेप कहा जाता है, तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा मांग निक्षेप। आगे कहता है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से जो संबंधित है आपको कटौती प्रस्ताव का, किसका? कटौती प्रस्ताव का, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? कहता है 2023 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उसके लिए कितने बिहारी को चुना गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 बिहारी को। किसे? 3 बिहारी लोगों को चुना गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये तीनों अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि वह कौन कौन से हस्ती हैं, तो आपको इसका नाम याद रखिएगा। सुभद्रा देवी है जो पेपरमेसी कला के लिए मधुबनी संबंधित है, पेपरमेसी कला जो है इसके लिए चुना गया है इसे। दूसरा आनंद कुमार है, वही सुपर 30 वाले आनंद कुमार जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षक हैं। और तीसरा आपको कपिल देव प्रसाद है जो हस्तकरघा कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ये तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन जो है इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम होता है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सॉरी दोस्तों, आगे कहता है भारत में भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा 20। कितना, 20। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कहता है तिब्बत का जो पठार है इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 5 किलोमीटर। डी नंबर से होगा 5 किलोमीटर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता का। अजंता पर्वतीय क्षेत्र जो है यह केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, ये आपको बताना चाहिए। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा अजंता। अजंता जो है ये किस राज्य में, केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। ये आपको एक ही राज्य में पूछा है, तो एक ही राज्य में, और ये फैला हुआ है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। देश दिया गया है और उसका मुद्रा दिया गया है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। आपको इटली का यूरो, क्या है, इटली का यूरो दिया गया है, ये आपको सुमेलित नहीं है, यही गलत है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। इटली का यूरो नहीं होता है, इटली की मुद्रा लीरा होता है। क्या, लीरा होता है इटली का मुद्रा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब के सब सुमेलित दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके परिणाम प्रभावी होती है। जिसके कारण क्या परिणाम प्रभावित होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसके लिए, इसके कारण प्रभावित होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। कहता है भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये करता है आपको उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारतीय जो है अधिक कपास का उत्पादन करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अलमाटी, क्या है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ये कृष्ण नदी पर स्थित है। कहाँ, कृष्ण नदी पर स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा कृष्ण नदी पर, और ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है देश में जो है देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य उदय होता है, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी जो है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश ही पड़ता है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सर्वप्रथम होता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, और सबसे अस्त होने की बात करेगा तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में 2 घंटा का अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। आगे कहता है यानी 2 घंटा, जैसे यहाँ सूर्य उदय अगर 6 बजे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, एक समय मतलब एक समय बता रहा अनुमान, अगर आपको 2 जैसे 6 बजे सुबह में अगर सूर्य उदय होता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 8 बजे सुबह में सूर्य उदय होगा। 2 घंटा का अंतर होता है इन दोनों के बीच में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे। कहता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो थे कौन थे, मतलब कौन है, कौन सा एथलीट है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नीरज चोपड़ा। कौन, नीरज चोपड़ा। ए नंबर सेंस होगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये जेवलिन थ्रो, जिसे ये भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो कहा जाता है, उसे भाला फेंक से संबंधित है, या जेवलिन थ्रो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो किया गया है ये किया गया आपको लॉस एंजिलस में। कहाँ? लॉस एंजिलस में। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको रस्किन बॉन्ड है। कौन? रस्किन बॉन्ड है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% कितना 33% सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह विधेयक पारित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। बी नंबर से आंसर 128वां। चलिए आगे कहता है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये जो जीता है श्रीलंका को हरा करके, श्रीलंका को हरा करके जीता है। बी नंबर से होगा श्रीलंका को हरा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण जो है आपको एक ही नंबर आपको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति जो है आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से जो है ताप ऊपर होना चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्राणियों और पादपों की जनजातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। कहता प्राणी और पादप जो है इन दोनों में जो है अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अधिक विविधता आपको उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में अधिक विभिन्नता पाई जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है भारी मशीन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको बी नंबर से जो ग्रेफाइट। चलिए आगे कहता है स्पंज क्या होता है। स्पंज जो है यह क्या होता है। तो स्पंज आपको एक जीव होता है। क्या? जीव होता है। डी नंबर से जीव होता है। चलिए आगे है। कहता है एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगी यदि जो है इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। भूमंडलीय तापन जो होता है इसके कारण किसकी वृद्धि होती है। तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण जो है भूमंडलीय ताप अधिक होता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो भूमंडलीय ताप बढ़ने लगता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कशेरुकी क्या है। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःद्रव्ययी जलिका बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इनमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है यकृत। कौन? यकृत। डी नंबर से यकृत। आगे कहता है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ती है। ये किस कारण से चढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोशिकत्व क्रिया परिघटना के चलते जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम जो है इसकी संरचना में क्या होती है। इसकी संरचना में RNA तथा प्रोटीन्स होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। यक्ष्मा यानी टीबी, इसे टीबी भी कहा जाता है। यक्ष्मा जो है यक्ष्मा रोग में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है आपको बताना है। यह होता है रिफेम्पिसिन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या होता है। एक क्षारीय प्रकृति का जो रसायन होता है उसे हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, तो उसका रंग जो है आपको लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो ये आपको आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। ये आपको सही नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो ये किया गया है तुलसी को। किसे, तुलसी को। बी नंबर से आंसर तुलसी। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की जैव विकास के संदर्भ में जो है सांपों में अंगों का लोप होने को जो स्पष्ट किया जाता है तो इसे स्पष्ट किया जाता है आपको कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रतिजैविक जिस एंटीबायोटिक है दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। कहता है प्रतिजैवी दवाएं जो है ये दवाई विषाणु पर प्रभावी नहीं होता, इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण यह प्रभावी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्वथन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक निश्चित तापक्रम पर। कितना, एक निश्चित तापक्रम पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको Mg क्या, मैग्नीशियम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिए कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें जो गलत है ठोसों के बारे में, कहता है किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको गलत दिया गया है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कब होगी, तो ये लाल प्रकाश के लिए। किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कहता कृत्रिम उपग्रह जो है इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका सरल लोलक अनंत होगा। क्या, अनंत हो जाएगा। ए नंबर से इसका अनंत। आगे कहता है नीचे दिए गए चित्र को में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वोल्ट मीटर और अमीटर। क्या है, वोल्ट मीटर और अमीटर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ऐसा क्या, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हो स्पष्ट होता है। कहता कोई एक ऐसा निम्न में से एक ऐसा उदाहरण चुनिए जिससे जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होना स्पष्ट हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब। क्या है, विद्युत धारा से जो बल्ब जलता है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। टेरिडोफाइटा जो है ये किसके जगत का भाग है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लांटी। क्या है, प्लांटी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुका है उससे नहीं देख पाए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें।
चलिए आगे कहता है कि 220 वोल्ट पर एक विद्युत बल्ब के तंतु, कहता है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो इसमें कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इस कंडीशन में विद्युत ऊर्जा जो व्यय होगी कितना होगी, तो ये हो जाएगा आपको 2640 जूल, कितना 26,400 कितना 26,400 जूल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। विद्युत की खपत बराबर आपको होता है PT इजकल टू पावर, शक्ति जो कहते शक्ति, तो यही होता है क्या था PT होता है यानी पावर और टाइम। पावर और टाइम होता है किसके बराबर, विद्युत खपत के बराबर। तो इसे आप जब गुना कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों जो भी जीके जिसका क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।